Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you are doing good. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So, many of you keep asking about a perfect strategy for English section, and I have already made strategy video in the past, but nevertheless here I am with a very important session on English preparation. This video has two parts. Firstly, I will explain some important points जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इम्प्रूव होगी और आप इवन 100% मार्क्स दैट इज 30 ऑफ 30 मैक्सिमम मार्क्स आप अपने प्री में जो है अटेन कर सकते हैं। और मैंने आपको मेंस के लिए भी बताया हुआ है कैसे मैंने 40 में से 34 मार्क्स जो है अटेम्प्ट करके 34 मार्क्स के क्वेश्चन और मैंने 32.75 मार्क्स अटेन किए थे। सो यही सारी चीज़ें मैंने फॉलो करके की थी। तो फर्स्ट पार्ट में हम इनके बारे में बात करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल रिव्यू द 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बुक, अ बुक बाय निमिषा बंसल मैडम एंड इन माय BI क्लर्क स्ट्रैटेजी वीडियो, RRBPO स्ट्रैटेजी वीडियो, हर जगह मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात की है एंड मैनी ऑफ यू वांटेड अ डिटेल रिव्यू ऑफ द बुक, सो वॉच इट टिल द एंड। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर इस बुक के बारे में सब क्यों बात करते हैं। बिल्कुल ये परफेक्ट, इसका अनदर नेम आप बोल सकते हैं, परफेक्ट बुक है आपके लिए अगर आप इंग्लिश सेक्शन की बात करें। कितने अच्छे से उसमें सब कुछ अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन अब हम बात करते हैं कैसे हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच विल टॉक अबाउट हियर इज वोकैब बिल्डिंग। मैंने पहले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको वोकैब बिल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। आप डेली एडिटोरियल जब पढ़ते हैं तो उसमें से आपको वर्ड्स निकालने हैं और आपको उसके लिए एक डायरी मेंटेन करनी है और इन वर्ड्स का यूसेज आपको बार बार करना है। जब आप समरी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, डेली एडिटोरियल का आर्टिकल से रिलेटेड समरी जब प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ करना है आपको अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो वोकैब बिल्डिंग और जब ये एग्ज़ाम सामने होता है तो उन सब की रिवीजन एक साथ में, ठीक है। उसके बाद डेली एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको उनके आर्टिकल्स लेकर के अपनी ओपिनियन उससे बिल्ड होती है, करंट अफेयर्स उससे स्ट्रांग होता है एंड साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो रहा है। डेली एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरी चीज़ यह है कि आरसी में आपका अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरसी आई एम जस्ट रीइटरेटिंग द थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी सेड बिकॉज आप पूछते हैं, ठीक है। देखिए आरसी में स्टार्टिंग में नहीं बल्कि लास्ट में आपको सॉल्व करना है। बाकी सेक्शंस को आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है कि एटलीस्ट आपके पास कम से कम 6 से 7 मिनट आरसी के लिए बच सके, ठीक है। तो आरसी के लिए इनफ टाइम बच सके, इतना फास्ट आपको बाकी सेक्शंस को सॉल्व करना है और लास्ट में ही आपको आरसी को सॉल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मिल जाते हैं जैसे कि फिलर्स बेस्ड होते हैं या जो डायरेक्ट आपको लगता है कि जो पैराग्राफ से मिल जाएंगे वैसे को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आना है जो कि कुछ इन्फर करने को कहते हैं, जैसे कंक्लूड, आप इस पैसेज से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे लास्ट में आना है बिकॉज उसमें पूरी आरसी की रीडिंग चाहिए, ठीक है। आरसी में एक बहुत अच्छा अप्रोच ये होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए विद इन सेकेंड्स, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़िए तो इससे हल्का आइडिया हो जाता है हमें पैराग्राफ का। तो इससे क्या होता है कि पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे और उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है तो अचानक हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करता है कि ये जो है ये क्वेश्चन में आया है, तो हम इस पैराग्राफ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, इस पॉइंट को, और इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, अप्रोच है आरसी को सॉल्व करने की। एक बार आप ट्राई करिए, आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर आप अपनी ही स्ट्रैटेजी से सॉल्व करिए, लेकिन एक बार इसे आप ट्राई करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे मैक्सिमम जो कहेंगे हम 30 में 30 बना कर आए, सारे के सारे आप लोग यही कहेंगे कि 30 में 30 बना के आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस बना रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत डाउट भी आ रहा है फिर भी उसको टिक कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कंपलसरी है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हमको करना ही है। इससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, इसलिए इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, इसीलिए कम आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई श्योर बिल्कुल नहीं बन रहा है तो आप उसे
छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको 50% लग रहा है, 2 ऑप्शंस में डाउट है, तब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं एक के साथ, क्योंकि आप अगर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, एक भी सही हो गया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल डाउट लग रहा है तो आप मत करिए, ठीक है, बिल्कुल मत करिए, रिस्क मत लीजिए और आगे बढ़िए। तो नेगेटिव मार्किंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है जिससे इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। पैराजम्बल्स की अगर हम बात करें तो पैराजम्बल्स में आपको होता ये है कि आपको कभी कभी टफ आता है, ठीक है, लेकिन इतना आपके में होना चाहिए कि आप फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जो सेंटेंस होगा ना उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, उसे आप निकाल सकें। तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेंटेंसेस को आप ढूंढने की कोशिश करिए। और इससे होता क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। तो 5 ना बनने से अच्छा है कि आपसे 2 बन जा रहा है, एकदम ही नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल पैराजम्बल को छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें से ये 1-2 मार्क्स जो है अटेन करने की कोशिश करिए। और पैराजम्बल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप स्टार्टिंग सेशन ढूंढिए, लास्ट का सेंटेंस ढूंढिए, सेंटेंस ढूंढिए, लास्ट का सेंटेंस ढूंढिए, बीच में पेयर्स बनाइए। जैसे आपको मिल रहा है कि 4 और 2 का एक साथ कुछ पेयर बन रहा है, इसका जो इसके बारे में इसमें जो बात की गई है वो इसी में रिपीट हो रही है, इसका ये कंटिन्यूएशन है, तो आपका ये पेयर बन गया। और फिर आपको लग रहा है कि 5 और 3 का एक पेयर है, फिर आप डिसाइड करिए कि इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, सीक्वेंस कौन सा आएगा। तो इस तरीके से आपको पैराजम्बल्स को सॉल्व करना होता है। तो एकदम से नहीं बन रहा है तो आप छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें से स्टार्टिंग का एंडिंग का सेंटेंस ढूंढेंगे, ठीक है। 20 मिनट में कम से कम आपको 6 to 7 मिनट आरसी के लिए बचाने हैं। स्टार्टिंग आप करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, लेकिन 6 to 7 मिनट आपको आरसी के लिए बचाने हैं। और ग्रामर के रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बनाए हैं तो सबसे बेस्ट है ये बुक, जिसका मैं भी डिटेल रिव्यू करूँगी। इवन आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये वन स्टॉप सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो। जो भी मैंने बताया आपको, इस बुक को फॉलो करिए, जाकर परचेज कीजिए इसे, मैं जिसकी अभी डिटेल रिव्यू करूँगी। एंड जो भी मैंने आपको बताया उसे फॉलो करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इफ़ यू डू ऑल दीज थिंग्स देन यू कैन लिटरली अचीव फुल मार्क्स इन इंग्लिश। आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स डू द डिटेल रिव्यू। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है वो बुक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, विच इज़ रियली एन अल्टीमेट गाइड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज दी गई है। 10 मॉक पेपर्स है विच इंक्लूड प्री एज वेल एज मेंस। 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, एंड जिसमें 100+ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेंट्स आप देखिए, सबसे पहले आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ही दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन 2 में प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 15 प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी दी गई है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, फिलर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देन यू विल गेट फ्री मॉक टेस्ट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। 5 मॉक टेस्ट आपके प्री के हैं, 5 आपके मेंस के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन 1 यहीं से स्टार्ट होता है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स एक साथ दिए गए हैं, कहीं से भी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत जिससे आप बचते हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप रूल्स पढ़ लेंगे तो आप कहीं भी कुछ भी आर्टिकल्स देखते हैं या कुछ भी देखते हैं या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए एक एक रूल करके और उसका एग्जाम्पल और उसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रूल 1, रूल 2, ठीक है, 3, 4, यहाँ पर 5, 6, 7, इस तरीके से ही रूल दिए गए हैं और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इतने सारे रूल्स एक जगह पे आपको मिल गए हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो एक रूल लिखा हुआ, द यूज़ ऑफ सेल्डम और नेवर। सेल्डम मतलब क्या होता है, कभी कभी, ठीक है। तो सेल्डम एक एडवर्ब है, और जब भी कोई सेंटेंस सेल्डम से बिगिन होता है, द लॉ ऑफ इन्वर्जन
विल बी फॉलोड, ठीक है। तो सेल्डम और नेवर जो है, ही कम्स टू माई हाउस, सेल्डम और नेवर जो है वो गलत होता है, ठीक है। सेल्डम और एवर भी इनकरेक्ट है, लेकिन सही क्या है ये आपको पता था आज तक, सेल्डम इफ एवर डज ही कम टू माई हाउस। अगर ये आ जाए आपके एग्जाम में तो कई बार हम इसे क्या कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे, बट सेल्डम इफ एवर डज ही कम टू माई हाउस इज करेक्ट सेंटेंस। या तो आप बोल सकते हैं सेल्डम और नेवर डज ही कम टू माई हाउस, ये जो डज है ना ये हमेशा यूज होगा साथ में, ठीक है। वी कैन आइदर यूज सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, बट वी कैन नॉट यूज सेल्डम और एवर, सेल्डम और एवर नहीं यूज कर सकते। इस तरीके से आपको बहुत सारे अच्छे रूल्स, यूनिक रूल्स जो आपने नहीं पढ़े होंगे कहीं पे अभी तक, वैसे रूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, the adverb else is always followed by but, while the adverbs other and rather are always followed by than। देखिए, it is nothing else but mere foolishness, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक foolishness है। everybody else has agreed but you, मतलब तुमको छोड़कर, ठीक है। everybody else has agreed but you। उसके बाद he met no other person, लेकिन अदर जब यूज होगा तब देन यूज होगा, एल्स के साथ बट यूज होगा, लेकिन अदर अगर उसी सेंस में यूज हो रहा है तो उसके साथ देन यूज होता है। आई थिंक आई वुड रैदर स्टे एट होम दिस इवनिंग दैन गो आउट, मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा ना कि बाहर जाना, है ना, बाहर जाने से बेहतर। तो यहाँ पे रैदर यूज़ हुआ है तो उसके साथ भी देखिए दैन का यूज़ हुआ है। इस तरीके के आपको रूल्स यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेंगे। देखिए, यूज ऑफ अनटिल एंड अनलेस, अनटिल जो होता है वो बिल्कुल टाइम ओरिएंटेड होता है, अनलेस जो होता है वो बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होता है। वेट फॉर, और दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, कि जब तक ये ना हो जाए तब तक ये करो, ठीक है। देखो, वेट फॉर मी अंटिल सनसेट, यहाँ पर टाइम की बात है, सनसेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, तो सनसेट तक अगर बात करें तो वहाँ पर अनटिल यूज होगा ना कि अनलेस। और अनलेस कब यूज होता है, जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं। तो अनलेस द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स, देखिए रिडक्शन ऑफ टैक्स इज द एक्शन विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। यहाँ पर देखिए, अनलेस द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स पेयर विल बेस विल नॉट इंक्रीज, रेफरिंग एक्शन, यहाँ पर एक्शन है, ठीक है। देखिए, 3 और क्लॉक अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स टाइम है, इसलिए अनटिल का यूज हुआ है। एंड यू कॉल मी, ये एक एक्शन है तो इसलिए अनलेस का यूज हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। एंड आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि टिल और अनटिल ये दोनों बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप टिल को कभी भी वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आप अनटिल को कर सकते हैं। देखिए, अनटिल योर नेक्स्ट बर्थडे यू विल हैव टू वेट फॉर अ न्यू बाइक, और दूसरा वाला क्या है, वी डिड नॉट ईट टिल पास्ट मिडनाइट। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते थे कि यू विल हैव टू वेट फॉर अ न्यू बाइक टिल योर नेक्स्ट बर्थडे, जब बीच में यूज़ करते तब टिल लगाते, लेकिन स्टार्टिंग में यूज़ किए हैं इसलिए अनटिल लगाए हैं। इस टाइप के आपको यहाँ पर रूल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रूल्स, सब कुछ एक जगह पर। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, अच्छे से पढ़िए आप, और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन दिस वे देखिए, रूल 111, रूल 112, 117, 1118, यहाँ पे 120 तक ये रूल्स फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने पोर्शन में आपको रूल्स दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है। हर दिन की एक स्ट्रैटेजी बना लिया करिएगा कि हमें 4 पेजेस आज पढ़ने हैं, 56 पेजेस तक तो है, तो हमें 4 पेजेस आज पढ़ने हैं, 4 पेजेस कल पढ़ने हैं, ऐसे ऐसे करके आप ईजिली, मतलब मुश्किल से अपना 15 मिनट्स भी डिवोट करेंगे ना, तो आपका ये रूल्स पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। सेक्शन 2 में क्या है, प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस और उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि आपको पर्टिकुलर सेंटेंसेस को ऐसे पार्ट्स में बांट दिया है, एंड कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल या इडियोमेटिक एरर होगा उसमें, जो कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1 का। इसी तरीके से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशंस, स्पेशली ये एरर डिटेक्शन बेस्ड है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये एरर डिटेक्शन बेस्ड ही है कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसके बाद आपको एरर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्म में भी आता है, ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ उसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में भी आता है कि जहाँ पर आपको कुछ बोल्ड दे दिए जाते हैं वर्ड्स और उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट मांगा जाता है, और रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर हमें लिखना होता है कि नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि एरर डिटेक्शन बेस्ड है, ठीक है। And then we reach to the section 3rd where we shall get the strategies to solve different types of questions। देखिए सेक्शन 3rd में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको खुद यहाँ पर पढ़ना है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग आरसी, पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ्स फाइंड करनी है, प्रैक्टिस अलॉट, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कैसे इम्प्रूव करेंगे, फोकस कैसे रखना है, हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, टोन एटीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए ना कि एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके दी गई हैं। उसी तरीके से देखिए क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, यहाँ पर समझाया गया है। एंड इन द सेम वे एवरीथिंग इज गिवन लाइक फिलर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एवरीथिंग, ओके। सेक्शन 4 में हम आते हैं, यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और मॉक टेस्ट बिल्कुल 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 एग्जाम लेवल है। तो इंग्लिश से रिलेटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर बैठ के आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट है, 9 to 10 मॉक टेस्ट है ना, टोटल यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस बुक के बारे में। दिस बुक विल रियली प्रूव टू बी मैजिकल। अगर आपको सारे रूल्स एक जगह पर चाहिए और उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये बुक ले लीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। द लिंक फॉर परचेजिंग विल ऑल्सो बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड let's end the session here, friends. This is Sabia Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.